नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जब 2024 लोकसभा चुनाव हुए तो उस चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। ऐसे में सबसे ज्यादा नजरें अगर सहयोगियों में किसी पर टिकी तो वो थी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और इसके अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू। साथ ही पवन कल्याण ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के भी विधानसभा चुनाव में पवन कल्याण का बेहतरीन प्रदर्शन रहा और ये कह सकते हैं कि दोनों जगह वो बीजेपी के बहुत बड़े सहयोगी हैं। आंध्र प्रदेश में 21 की 21 विधानसभा सीटें जीती, 5 की 5 लोकसभा सीटें जीती, मतलब 100% का स्ट्राइक रेट रहा। अब पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू की तरह ही सहयोगी बीजेपी ढूंढ रही है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से हैं। लगातार गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जनसभा करने पहुंच रहे हैं। अब वहां पर खबर यह चल रही है कि नई पार्टी बनाने वाले थलापति विजय की टीवी के और बीजेपी के साथ अगर उनका समझौता हो जाता है तब फिर थलापति विजय तमिलनाडु में बीजेपी की नया पार लगा सकते हैं। क्या यह संभव है? क्या उस गढ़ में जहां पर द्रविड़ियन राजनीति हावी है, जहां पर स्टालिन का एक छत्र राज है कह सकते हैं, वहां पर अगर विजय थालापति और बीजेपी एक होते हैं तो क्या कुछ रणनीतिक समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। अनुपम जी, देखिए, पवन कल्याण ने जिस तरह से करीब 21-22 सीटों पर आंध्रा में प्रभाव डाला था, क्योंकि उनके पास स्टारडम था। और साउथ के जितने स्टेट्स हैं आपने देखा होगा, वहाँ पर ज़्यादातर अगर आपको पॉलिटिकल माइलेज लेना है या पॉलिटिक्स में अगर सुपर हिट होना है तो आपको सबसे पहले फिल्मों में सुपर हिट होना पड़ता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आप जयललिता को ले लीजिए, जैसे कि करुणानिधि साहब को ले लीजिए। अब ये दोनों नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने छाप छोड़ी है, और उसके पहले एनटीआर ने छाप छोड़ी। तो इस एक लंबा इसका इतिहास रहा है। अब ऐसे में तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में टीवी के एक नई पार्टी बनी है, और आपने देखा कि टीवी के बनाने के बाद ये फैसला लिया था थलपति विजय ने कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगे। जैसे कि पवन कल्याण के साथ क्या है कि वो राजनीति में आए तो फिल्मों से भी अभी जुड़े हुए हैं, वो फिल्मों में भी काम करते हैं। उनकी अभी हालिया फिल्म भी आई थी, लेकिन थलपति विजय ने ये कहा है कि वो अब फिल्में नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा कि करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले शुक्रवार को उनकी आखिरी फिल्म आ चुकी है। पिछले शुक्रवार को उनकी आखिरी फिल्म आई थी और काफ़ी भीड़ हुई थी। अब उनका जो नेचर है, उनका जो रवैया है, वो रवैया या उनके जो पॉलिटिक्स का अंदाज है, वो पवन कल्याण से बहुत मिलता जुलता है। देखिए, पवन कल्याण आपने देखा होगा कि मतलब सडनली बहुत चेंज हो गए हैं। पवन कल्याण वो वाले पवन कल्याण नहीं है जो वो फिल्मों के वक्त दिखते थे। हालांकि पूजा पाठ करना, हिंदू सभाओं में, मंदिरों में जाना, ये पवन कल्याण की पुरानी आदत रही थी और उसको वो फॉलो कर रहे थे। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि उसमें बड़ा एग्रेसिव तरीके से वो काम कर रहे हैं, और इसलिए साउथ में हिंदू पोस्टर बॉय बनते जा रहे हैं वो पवन कल्याण। थलपति विजय के साथ क्या है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व नेचर के हैं। मतलब उनके साथ क्या है कि वो हर वर्ग को मिलाकर चलते हैं। वो मुसलमानों के लिए भी बात करते हैं, हिंदुओं के लिए भी बात करते हैं, क्रिश्चियन के लिए भी बात करते हैं। ये देखा गया है। और अभी हालिया आपने देखा होगा, करीब 3-4 महीने पुरानी बात है, जब मुसलमानों के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई। उनका जो रवैया रहा है, उनके पॉलिटिक्स की जो लाइन रही है, वो डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के विरोधी रही है। अब दोनों के विरोधी कहने का मतलब कि डीएमके और एआईएडीएमके, इन दोनों की जो पॉलिसीज हैं, वो ऐसा मानते हैं थलपति विजय कि वो तमिलनाडु की जनता को सूट नहीं कर रही है। उसमें करप्शन को बढ़ावा देना ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा वो मानते हैं। और आपने देखा होगा कि हाल ही में जिसकी सरकार चल रही है, डीएमके की वहाँ पर सरकार है, स्टालिन सरकार को लीड कर रहे हैं, और स्टालिन से उनका 36 का आंकड़ा है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो फैक्टर है, इसी वजह से तमिलसाई सुंदरराजन, जो कि पहले गवर्नर रह चुके हैं और बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं बीजेपी के, उनको एक टास्क दिया गया है। टास्क बीजेपी ने ये दिया है कि आप बात करिए टीवीके से, यानी कि थलपति विजय से आप बात करिए। देखिए, थलपति का मतलब ही होता है कमांडर, और बीजेपी उन्हें तमिलनाडु में कमांडर बनाने के लिए तैयार है। मतलब आप समझ रहे हैं? हाँ। अगर गठबंधन हो जाए तो बहुत हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये करीब करीब आप मानकर चलिए कि जो मेरे सोर्सेस बता रहे हैं 90% तय माना जा रहा है। गठबंधन बीजेपी के साथ हो
ये इच्छा उनकी भी है, मतलब टीवीके की भी है, और थलपति विजय ये मान रहे हैं कि वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़े, उनकी ये पॉलिसी। अब देखिए इसके पीछे उनकी भी एक मजबूरी है, आप ये बात समझिएगा। उनकी मजबूरी ये है कि उनकी पार्टी नई बन रही है, बेशक उनके पास पार्टी को चलाने के लिए फंड की आवश्यकता पड़ती है, उसकी कमी ना हो, लेकिन एक ऐसे मजबूत पार्टी का उनको सहारा जरूर चाहिए जो कि पहले से नोन हो, जो पहले से लोगों के बीच काम कर रही हो। तमिलनाडु में बीजेपी के साथ एक जो माइनस पॉइंट है या एक जो नेगेटिव फैक्टर है, वो फैक्टर अभी तक यही रहा है कि बीजेपी को बाहरी पार्टी वहां माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं, नेता ऐसे हैं जो हिंदी पट्टी राज्यों से आते हैं, तो इस वजह से वहां बीजेपी को बाहरी माना जाता रहा है। लेकिन अगर टीवी के साथ आ जाती है तो ये बाहरी होने के ठप्पे से बीजेपी बाहर आ सकती है, और इसी वजह से ये बीजेपी भी चाहती है और थलपति विजय भी चाहते हैं कि उनको भी एक बना बनाया कैडर मिल सकता है, एक सपोर्ट मिल सकता है। देखिए कुछ भी है, तमिलनाडु में इतना तो है कि बीजेपी ने कैडर बनाया है, बिल्कुल, और वोट परसेंट भी उनका बढ़ा है, लेकिन करीब 7-8% का वोट लेकर आती है, वो नॉर्मल है, और उसका क्रेडिट गया अन्नामलाई को, जिस तरीके से उन्होंने काम किया। यहाँ पर एक सवाल ये कि जब AIADMK के साथ गठबंधन की बात शुरू हुई, उसी दौरान खबरें आई अंदर खाने से कि अन्नामलाई को पहले से ही नहीं पसंद था कि उनके साथ गठबंधन हो। उस समय फिर वो अध्यक्ष पद से उन्होंने कहा कि मैं अब इस रेस में नहीं हूं, मैं अध्यक्ष बनना नहीं चाहता। अगर TVK से गठबंधन आता है तो क्या AIADMK से थोड़ा मनमुटाव नहीं हो सकता है बीजेपी का? देखिए अभी आपने देखा होगा कि अन्नामलई ये भी नहीं चाहते थे कि AIADMK से बीजेपी का गठबंधन हो, इसके पीछे एक तर्क दिया गया था, मैं वो अब थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं उस पर। तमिलनाडु में अप्रैल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अप्रैल के महीने में बीजेपी ने अपना नया अध्यक्ष बनाया अन्नामलई को हटाकर। तो वहां पर वो नया अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था, और वो अध्यक्ष ऐसे थे जो कि AIADMK से आए थे, मतलब ऐसे नेता थे जो AIADMK से आए थे, उनको अध्यक्ष बना दिया गया तमिलनाडु का, और अन्नामलई को हटाकर बनाया गया। इसलिए बनाया गया था कि AIADMK के साथ बीजेपी चल सके। और आपने देखा होगा कि अमित शाह की मौजूदगी में यह ऐलान हुआ था। दिलचस्प क्या बात है कि अमित शाह की मौजूदगी में यह ऐलान हुआ था, तब भी अन्नामलई नहीं चाहते थे। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी अन्नामलई के कहने पर ही बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया था किसी से। अब उसमें जो सबसे बड़ी बात थी, अन्नामलई का यह मानना है कि पार्टी अगर अपने दम पर लड़े तो कैडर जो 8-9%, 10% के आसपास है, जो वोट हमें करने वाले लोग हैं, वो जिंदा रह जाएंगे। मतलब जिंदा रहेंगे तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। उनको लगेगा कि चलो पार्टी हार रही है लेकिन पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश लगातार कर रही है, ये आपने देखा होगा। तो अब दूसरी चीज उसमें एक चीज और थी कि अन्नामलई ने इस चीज का विरोध किया, लेकिन जानबूझकर अन्नामलई को हटाया गया, और अन्नामलई को इतना है कि हटाया गया तो नयनार नागेंद्रन को वहां पर बनाया गया। हाँ, नयनार नागेंद्रन को बनाया गया। अब नयनार नागेंद्रन के साथ 2 प्लस पॉइंट था। एक तो वो AIADMK से आए थे बीजेपी में, तो AIADMK के सारे प्लान्स वो उनको पता है, पार्टी क्या करेगी, कहां करेगी, कैसे करेगी, और AIADMK के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। तो AIADMK के साथ गठबंधन में एक आसान रास्ता बीजेपी ने चुन लिया, इसीलिए नयनार नागेंद्रन को बनाया गया था। अब उसके बाद पॉलिसी दरअसल ये थी कि अन्नामलई को केंद्र में शिफ्ट किया जाए, संगठन में जगह दी जाए। बीजेपी, अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में एक इशू और चल रहा था जो कि हिंदी भाषा को लेकर चल रहा था, अक्सर वहां पर यह इशू बनाया जाता रहा है। तो तमिलनाडु में जब ये इशू चला, और खासतौर पर परिसीमन का, डिलिमिटेशन का भी वहां पर विरोध हुआ, इसको भी हिंदी से जोड़ने की कोशिश की गई और बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की गई कि बीजेपी चाहती है कि जिन पॉकेट्स में उसके वोट ज्यादा हैं उनको एक अलग विधानसभा सीट बनाया जाए। ऐसा आरोप स्टालिन लगाते रहे हैं बीजेपी के ऊपर अभी तक। तो उसमें भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं थलपति विजय। अब देखिए क्योंकि वो फिल्मों में काम करते हैं, उनकी फिल्में हिंदी में भी रिलीज हुई, तमिल में भी रिलीज हुई, तो हिंदी में भी उनको बहुत लोग पसंद करते हैं, तो एक ब्रिज, एक कनेक्शन का काम कर सकते हैं। इस वजह से भी ये सब कुछ किया गया। और अभी तक मैं थोड़ा सा 1 मिनट और आपका लूंगा। अभी जो आपने एक सवाल पूछा था जिसमें अन्नामलई को लेकर था, अन्नामलई की जो आपत्ति थी, सबसे ज्यादा आपत्ति वो गठबंधन की राजनीति को ही लेकर थी। तो उनको ये मना लिया गया है कि देखिए तमिलनाडु में हमारे पास अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, बीजेपी अपने कैडर का पूरा ख्याल रखेगी, जहां जहां हमारे पॉकेट्स मजबूत हैं हम वहां पर अपने संगठन को जिंदा करेंगे। लेकिन पार्टी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है इस वक्त कि सत्ता में आओ,
सत्ता में आओ, क्योंकि दक्षिण भारत में सिर्फ कर्नाटक को अगर आप छोड़ देंगे तो कहीं भी, और कर्नाटक और आंध्रा को छोड़ दीजिए, तो कहीं भी बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी सत्ता में नहीं अब सत्ता में आने की आप बात कर रहे हैं, तो और उस बीच टीवीके से गठबंधन की जब संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो अभी कुछ महीने पहले, लगभग 4 से 5 महीने पहले एक सी वोटर का सर्वे आया। उसमें बताया गया कि अभी जो स्टालिन को पसंद करने वाली जनता है वो 30% के आसपास है। 18 से 20% लोग थलापति विजय को अभी से कह रहे हैं कि हाँ वो सीएम होने चाहिए तमिलनाडु के, और 10% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अन्नामलाई, और 14 से 15% लोग ऐसे थे जो कि कह रहे थे कि पलानीस्वामी भी एक अच्छे सीएम बन सकते हैं। तो अगर 10, 18, 28 और 38, 42% जा रहा है अगर गठबंधन हो रहा, अगर सी वोटर के 6 महीने पहले के सर्वे को माने तो, और दूसरी तरफ स्टालिन अकेले पड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ, वो 35-30 पर फंसते नजर आ रहे हैं। तो क्या एक ये भी पूरा कनेक्शन हो सकता है कि तीनों मिलकर जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में हुआ उसी तरीके से तमिलनाडु में इतिहास रचे? देखिए, हो सकता है, लेकिन बीजेपी पलानीस्वामी के लीडरशिप को एक्सेप्ट करेगी ऐसा अभी लगता नहीं है। एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन फंसा भी इसी बात पर है। अभी आपने देखा होगा, अन्नामलाई को हटा तो दिया गया, लेकिन गठबंधन दोनों पार्टियों की तरफ से औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। तो ये घोषित नहीं होने के पीछे जो सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा वो पलानीस्वामी रहे, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, करप्शन के आरोप हैं। तो बीजेपी ऐसा नहीं चाहेगी। लेकिन दूसरी तरफ आपने दूसरा फैक्टर भी आप ध्यान रखिए, हो सकता है जैसे चंद्रबाबू नायडू पर भी करप्शन के आरोप लगे थे कभी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के आसपास जब आप देखेंगे तो पवन कल्याण जैसे ईमानदार लोगों को बिठाया गया। और आपने देखा होगा कि अन्नामलाई से ज्यादा वोट थलापति विजय को इसलिए पड़े क्योंकि उनकी छवि ईमानदार मानी जाती है। वैसे अन्नामलाई भी कट्टर ईमानदार माने जाते हैं, बहुत हार्डकोर ईमानदार माने जाते हैं तमिलनाडु में जो उनकी छवि रही है। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है, उनके मतलब पूरे जब आप देखेंगे, जब अन्नामलाई का जो पूरा करियर रहा उस पर एक भी रेड पेन नहीं चल पाया है। रेड पेन चलने का मतलब जो क्रेडिट होता है आपका, उस क्रेडिट पर कभी भी कोई उंगली नहीं उठा पाया अपनी सर्विस के दौरान। हाँ, भी और अपनी सर्विस के दौरान में है तब भी। ये भी उनकी ऑनेस्टी का एक सबसे बड़ा प्रमाण था। तो इसी वजह से अब देखिए, 2 लोगों में से किसी एक को चुनना है, या तो अन्नामलाई को चुनेंगे या तो आप जो अभी टीवी के है उसको चुनेंगे, यानी थलपति विजय को चुनेंगे। अब उसमें दिक्कत यह है कि अन्नामलाई को 3 बार बीजेपी मौका दे चुकी है, बड़े मौके पर। पिछला विधानसभा, उससे पहले लोकसभा, और अब फिर से एक मतलब 2024 की लोकसभा। तो ये 3 बार उनको मौके मिल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब अन्नामलाई से आगे बढ़ना चाहती है पार्टी, और चाहती है कि उनको हम केंद्र में ले आए, अन्नामलाई का फायदा वहां पर उठाएं और नए रास्ते वहां पर बनाएं। तो पलानीस्वामी को लेकर थोड़ा डाउट है। हो सकता है पलानीस्वामी अपना कोई उत्तराधिकारी चुन दे जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन एआईएडीएमके को इस वक्त लीड भी वही कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा आसान होगा नहीं। ठीक है, बाकी देखते हैं कि आगे क्या कुछ तमिलनाडु की राजनीति में होता है। फिलहाल संभावनाएं यही कि बीजेपी और टीवीके के बीच गठबंधन हो सकता है। अभी बहुत कम उम्मीदें हैं, लेकिन बातचीत अंदर खाने चल रही है। और ऐसे में क्या, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ इतिहास रचा लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में, उसी तरीके से टीवीके के साथ मिलकर बीजेपी अपने जनाधार, अपने वोट को बढ़ा सकती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आपको हर एक अपडेट देश और दुनिया की यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।